फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी एजुकेशन हब। सबका स्वागत है। आई होप कि आपकी ईपीएफओ की तैयारी बहुत तगड़ी चल रही है। ईपीएफओ का मैं डेली आपको बताता हूँ कि क्या पढ़ना है, आपको रूटीन में डेली देता हूँ। और ब्रॉडली मैंने अभी जीएस जो सेक्शन है उसका जीएस, जिससे कि लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं, वो जीएस में आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आता है, उसके अलावा इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी, ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं इन तीनों को मैं जीएस का जो पार्ट है जो कि ईपीएफओ में आता है 20 दिन के प्लान में मैं कवर कर रहा हूँ। इसके लिए आज 5वां दिन ऑलरेडी है, मैंने बता दिया है क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। और वो अगर आप फॉलो कर लेते हो तो डेफिनेटली ये 50 मार्क्स आपके हो जाएंगे, ये 100% श्योर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। बिकॉज कंटेंट देखना, कंटेंट इतना अच्छा प्रोवाइड किया है कि आपका जो मार्क्स है वो कटे ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीएस से रिलेटेड। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, लेबर लॉ वगैरह हो गए, उन सब के लिए मैं वीडियोस तो ऑलरेडी बना ही रहा हूँ। आपके सामने एक एक्ट दिख रहा है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट, जिसका टाइम था जब ये इनैक्ट हुआ था वो 1970 हुआ था। 1970 में कॉन्ट्रैक्ट लेबर कौन से लेबर होते हैं? वैसे लेबर जिनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्टर हायर करके एम्प्लॉयर्स को प्रोवाइड करता है। मान लीजिए कि एक कंपनी है एबीसी, वो उसको चाहिए लेबर, वो लेबर चाहिए, मतलब वैसे लेबर जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करें और उनको कोई मतलब ज़्यादा सुविधा ना देना पड़े, तो अवॉइड किया जाता है। मतलब परमानेंट नेचर के नहीं होते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ऐसे होते हैं जिनको रिक्वायरमेंट होती है जॉब की, थोड़े दिन के लिए भी मिल जाए काम चल जाता है, और कंपनी को भी रिक्वायरमेंट होती है कि चलो भाई कुछ दिनों तक कॉन्ट्रैक्ट लेबर हमें मिलेंगे, ठीक है। तो एनीवे इन्हीं से रिलेटेड इनमें कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, इनको कई सारे दिक्कतें सहनी पड़ती थी, जैसे बेसिक फैसिलिटी इनको काम के दौरान नहीं मिलती थी, रेस्ट पीरियड इनका बहुत हार्ड था, कई बार इनसे बहुत ज़्यादा काम करा लिया जाता था। तो इसके लिए ये रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट लाया गया है कि कई जगह पे रेगुलेट किया जाएगा। जैसे ऑब्जेक्टिव देखो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू रेगुलेशन एंड एबोलिशन। तो कई इस्टेब्लिशमेंट में इसको रेगुलेट किया जाए अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर वहाँ पे काम कर रहे हैं, और कई जगह अननेसेसरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को काम कराया जा रहा था जहाँ पे काम का नेचर परमानेंट भी है, तब भी वहाँ पे अननेसेसरी आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नहीं लगा सकते हैं। तो वैसे इस्टेब्लिशमेंट में इसको एबोलिश करना ये टारगेट है, ठीक है। ये इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। तो दोस्तों एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि जाइए अभी चैनल पे, अभी आप हो ही देख रहे हो इस वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, इससे जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियोज आएंगे उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ईपीएफओ की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो तो, अगर नहीं कर रहे हो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तब भी यूपीएससी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेंट यहाँ पे है। एनीवे अब हम लोग बात करते हैं सेकंड हमारा जो पॉइंट है, इस एक्ट में जो प्रावधान है सेक्शन 1 इसका कहता है इस एक्ट का कि ये कहाँ पे लागू किया जाएगा। ये पार्टिकुलर जो एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इसको किस किस इस्टेब्लिशमेंट पे लागू किया जाएगा, इससे रिलेटेड इसमें प्रावधान है। तो इससे रिलेटेड जो प्रावधान है उसमें बोला गया है कि वह वैसे जगह पे इसको लागू किया जाएगा जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर काम करते हैं, एटलीस्ट 12 मंथ पास्ट में एक भी दिन अगर काम किया है, मतलब कि मान लो कि आज से 1 साल पहले चले जाओ, 1 साल पहले से लेकर आज तक कैलकुलेट करो, उसमें एक भी दिन अगर 20 लेबर ने 20 या 20 से ज़्यादा ने काम किया है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर का एक्ट लागू होगा। वैसे लेबर जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर हैं जो कि आज से 12 महीने पहले तक एक भी दिन काम किया है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, तो उस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये एक्ट लागू हो जाएगा। बात समझ में आई? सेकंड पॉइंट है सेम फॉर द कॉन्ट्रैक्टर ऑल्सो। तो देखो भाई, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को कौन हायर करता है? कॉन्ट्रैक्टर हायर करता है। कॉन्ट्रैक्टर पहले इनको अपने पास लाता है, उसके बाद ये प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर को। मान लो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसका नाम है श्याम एक कॉन्ट्रैक्टर है, इसके पास 20-25 लेबर हैं, ठीक है, कई सारे यहाँ पे लेबर है मान लो, ठीक है, ये लेबर ये रखा हुआ है। और एक कंपनी है एबीसी, इसको भी चाहिए कि भाई इसके पास कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर मिल जाए तो इसका भी काम चलता रहे, तो ये सीधा श्याम से कॉन्टेक्ट कर लेगा। श्याम एक कॉन्ट्रैक्टर है, तो देखो श्याम के पास भी इतने सारे बंदे हैं, तो श्याम के ऊपर भी ये लॉ अप्लीकेबल हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी ये लॉ अप्लीकेबल है। वैसा कॉन्ट्रैक्टर जो 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई को रखता है, सॉरी लेबर को रखता है, तो उसके ऊपर भी ये एक्ट लागू होगा। अब देखो सेक्शन 7 क्या कहता है इस एक्ट का। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको पूछा जा सकता है सेक्शन 1 क्या है, या फिर ये पूछ लेगा डिटेल में कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहाँ पे लगेगा,
20 के बराबर लगेगा, 20 से ऊपर लगेगा दोनों, या फिर 20 से नीचे, तो आपको दोनों मारना है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट लेबर का नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 7। इसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इस्टेब्लिशमेंट का। इस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना इसमें कंपलसरी बोला गया है। क्यों? क्योंकि अगर वैसी कंपनी जो जैसे मान लो ABC एक कंपनी है या फिर एक कॉन्ट्रैक्टर है या फिर कंपनी है, मान लो कंपनी में 20 कैजुअल लेबर काम करते हैं, 20 या 20 से ज़्यादा, तो इस कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इस एक्ट के तहत कि हाँ भाई मेरे पास 20 या 20 से ज़्यादा कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर काम करते हैं। साथ में कॉन्ट्रैक्टर है, इस केस में मान लो श्याम एक कॉन्ट्रैक्टर है, ये देखो श्याम इधर खड़ा है, श्याम के पास 20 या 20 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, तो इसको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत। नेक्स्ट कहता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या कहता है? कहता है कि गवर्नमेंट चाहे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यहाँ पे APP का मतलब है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये देखो APP का मतलब है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होगी वो डिसाइड करेगी, ज़्यादातर केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है, कि कितने लेबर जो है मतलब कहाँ कहाँ पे ये कैजुअल लेबर का जो है प्रोहिबिशन होना चाहिए। वैसी कंपनियां जहाँ पे कैजुअल लेबर का रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे प्रोहिबिशन होगा इनका, तो ये कौन डिसाइड करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ज़्यादातर केस में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ये डायरेक्ट अपने खुद के मर्जी से ये नहीं काम डिसीजन कर सकती है, ये नहीं डिसाइड कर सकती है कि किसका किसका प्रोहिबिशन होगा। इसके लिए इसको कंसल्टेशन लेना पड़ता है बोर्ड से। बोर्ड एक बोर्ड होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का एक बोर्ड है, उससे कंसल्टेशन लेके ही ये डिटरमाइन करती है कि कहाँ कहाँ पे प्रोहिबिशन। तो आपसे सीधा सवाल ये पूछा जा सकता है कि सेक्शन 10 क्या बताता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 का? तो उसमें होगा प्रोहिबिशन, उसमें बोल देगा रजिस्ट्रेशन, उसमें बोल देगा एप्लीकेबिलिटी। तो आपको क्या मारोगे वहाँ पे? प्रोहिबिशन मार के आना, ठीक है, 100% सही होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 9। सेक्शन 9 इस एक्ट का कहता है कि रिवोकेशन हो जाएगा जो भी रजिस्ट्रेशन ये हुआ है ना सेक्शन 7 के तहत। अगर कोई रजिस्ट्रेशन ऐसा पाया जाता है बाद में कि उसको मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा किया गया है, उसमें डाटा पूरा नहीं दिया गया है या फिर झूठ बोल के रजिस्ट्रेशन कराया गया है, उस केस में इस रजिस्ट्रेशन का जो है रिवोकेशन हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसको रद्द कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 12 में रूल नंबर 21। सेक्शन 12 में रूल नंबर 21 कहता है कि लाइसेंस लेना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर की लाइसेंसिंग जरूरी है। अगर लाइसेंस नहीं है कॉन्ट्रैक्टर के पास तो उसे कोई राइट नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर अपने पास रखे और एम्प्लॉय कराए। तो लाइसेंसिंग उसको मिलता है, वैसे कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा वो लेबर रखा हुआ है। इसके लिए इसको कुछ अमाउंट भी डिपॉजिट करना पड़ता है जो कि एक सर्टेन वैलिडिटी के लिए होता है। कॉन्ट्रैक्टर की जो ये लाइसेंस की वैलिडिटी होती है वो सर्टेन टाइम फ्रेम के लिए होती है और ये रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है? सेक्शन 14 आता है। इसमें भी रिवोकेशन और सस्पेंशन एंड अमेंडमेंट ऑफ लाइसेंस की बात कही गई है। जो ये लाइसेंस 12 नंबर सेक्शन में रूल नंबर 21 के द्वारा दिया गया है कॉन्ट्रैक्टर को, उसको रिवोकेशन भी किया जा सकता है, उसका सस्पेंशन या फिर अमेंडमेंट भी उसमें लाइसेंस में किया जा सकता है। सेक्शन 14 में ये लिखा गया है, सेक्शन 14 में लिखा गया है किस किस ग्राउंड पे, अगर मान लीजिए कि किस ग्राउंड पे रिवोकेशन होगा, अगर इसने जो लाइसेंस है गलत डाटा देकर मिस रिप्रेजेंटेशन और सस्पेंशन ऑफ मटेरियल फैक्ट इसने दिया है, गलत डाटा दिया है, तो इसका सस्पेंशन हो सकता है। या फिर फेलियर हो जाता है, अगर ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है या फिर प्रोविजन है जो एक्ट का जो प्रोविजन है उसको ये फॉलो नहीं करता है तो इसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 16 एंड 17 क्या कहता है? ये वेलफेयर से रिलेटेड मेजर्स है जो कि लेना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर को जो भी अपने पास ये लेबर रखा हुआ है ना, मान लो इस केस में अगेन ये श्याम है, इधर देखो ये बुर्बक खड़ा है, इसका नाम है श्याम, इसके पास 20 लेबर है, चुन्नू मुन्नू नीलू किल्लू जो भी है, मान लो 20 लेबर हैं। ये मैंने अभी इसको ऐसे मत काउंट करना, एक दो ऐसे मान लो कि 20 है, ठीक है। तो ये 20 लेबर मान लो 20 या 20 से ज़्यादा लेबर रखा है, तो ऐसा नहीं है कि इसको कैसे भी रखेगा इन लेबर्स को। इन लेबर्स के लिए इसको कैंटीन की फैसिलिटी मुहैया करवानी है। 20 नहीं, सॉरी, इस केस में 20 नहीं 100
अगर इस कॉन्ट्रैक्टर से आपके पास 100 या 100 से ज़्यादा लेबर हैं, 100 या 100 से ज़्यादा लेबर हैं, तो इसको फर्स्ट एड की फैसिलिटी देनी पड़ेगी, इसको कैंटीन की फैसिलिटी देनी पड़ेगी। फर्स्ट एड की तो हर जगह देनी पड़ेगी, कैंटीन कहाँ पे देनी पड़ेगी? तो अगर 100 या 100 से ज़्यादा लेबर है, ठीक है, 100 या 100 से ज़्यादा है तो कैंटीन की फैसिलिटी। और मान लो इसके पास 20 या 20 से ज़्यादा है तो फर्स्ट एड, रेस्ट रूम, ड्रिंकिंग वाटर, लैट्रीन, वॉशिंग फैसिलिटी, या बेसिक फैसिलिटी हैं, ये इसको देनी पड़ेगी, ठीक है। जनरली होता क्या है, ये जो फैसिलिटीज है ना, ये फैसिलिटीज एम्प्लॉयर ही देता है, लेकिन एम्प्लॉयर इस कॉन्ट्रैक्टर से पैसा काटता है, एम्प्लॉयर ही देता है। मान लो एक कंपनी एबीसी, इसके पास ये कॉन्ट्रैक्टर श्याम गया, बोला 20 बंदे मेरे एम्प्लॉय कर लो, तो बोला ठीक है एम्प्लॉय करा देंगे, हमारे पास ये भी फैसिलिटी, रूम बेस्ड, ड्रिंकिंग वाटर, लैट्रिन वगैरह सब कुछ है, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन आपको इसके एवज में पैसा देना पड़ेगा। श्याम से ये पैसा मांगेगा एबीसी कंपनी। समझ में आई बात? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 20। सेक्शन 20 इस एक्ट का क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट का 1970 का कहता है कि लॉज, एग्रीमेंट या फिर स्टैंडिंग ऑर्डर जो कि इनकंसिस्टेंट होगा विद द एक्ट, मतलब कि इस एक्ट के साथ मैच नहीं करेगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि इस एक्ट में कहा जा रहा है आम, और इस एक कोई ये लोग लॉ लेके आ गए, एग्रीमेंट कर लिया इन्होंने, स्टैंडिंग ऑर्डर इस कंपनी ने बना दिया, और वो कह रहा है इमली, तो अगर ये दोनों का मैच नहीं कर रहा है तो फिर ये जो है, ये जो लॉज, एग्रीमेंट या फिर स्टैंडिंग ऑर्डर हैं, ये निरस्त हो जाएंगे। और कौन सा लागू होगा? यही वाला लागू होगा, ये एक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसी में सेक्शन 20 में ही कहा गया है कि कुछ लाइबिलिटी जो है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की भी है रिगार्डिंग द बेसिक फैसिलिटी। तो कहने का मतलब है जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो मैंने बोला था ना कि कैंटीन देना है अगर 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयर हैं, फर्स्ट एड देना है, ठीक है। इसके अलावा बोला गया है कि वॉशिंग फैसिलिटी, लैट्रीन, टॉयलेट, बाथरूम, ये सब देना है। तो ये फैसिलिटी जो है ये इसको भी देना है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को भी देना है, लेकिन इसके लिए ये चार्ज कर लेगा कॉन्ट्रैक्टर से, ठीक है। बात समझ में आई? मतलब एक ही फैसिलिटी मिलेगी, कॉन्ट्रैक्टर ही देगा, और कॉन्ट्रैक्टर नहीं दे रहा तो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की ही है, और वो उस कॉन्ट्रैक्टर से चार्ज करके फैसिलिटी दे देगा, समझे। जनरली जो आप काम करने जाओगे किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, किसी भी कंपनी में, मान लो एबीसी में जाओगे तो वहाँ पे ये सारी फैसिलिटी रहती हैं, जनरली रहती हैं, हर कंपनियां रखती हैं। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर्स जो है जैसे कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, मान लो इस केस में एबीसी है, और कॉन्ट्रैक्टर इस केस में मान लो कि श्याम अपना बुड़बक इधर है, इन दोनों का जो है रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है, रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है। और इनफैक्ट जो कॉन्ट्रैक्टर है इस रजिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट के तहत इसको रजिस्टर ऑफ वर्कर, एम्प्लॉयमेंट कार्ड, सर्विस सर्टिफिकेट वगैरह भी लेना पड़ता है। कहने का मतलब वो ये श्याम है, श्याम समझो, ये अगर ये रजिस्ट्रेशन कराता है कॉन्ट्रैक्टर्स के नियम के अनुसार इस पर्टिकुलर एक्ट में, तो इसको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ती है। जैसे कि जितने भी इसके पास वर्कर हैं उनका रजिस्टर मेंटेन करेगा, एक रजिस्टर रखेगा, उसमें नाम लिखेगा, 1 नंबर चुन्नू, 2 नंबर मुन्ना, 3 नंबर सोनू, ऐसे भाई किसी का नाम हो तो बुरा मत मानना, ठीक है। तो ये ऐसे रजिस्टर में लिख के रखता है। इसके अलावा ये एम्प्लॉयमेंट कार्ड देता है, इनको कार्ड दे देगा कि जाओ भाई आप ये एम्प्लॉयमेंट कार्ड है, आप काम करो। इसके अलावा जब ये इनकी सर्विस टर्मिनेट हो जाती है तो इनको एक सर्टिफिकेट भी दे जाता है जिसको कहते हैं सर्विस सर्टिफिकेट, कि भाई इतने सालों तक या इतने दिनों तक इसने इस कंपनी में काम किया, इसका एक सर्टिफिकेट भी देना होता है। वो कौन देता है? कॉन्ट्रैक्टर देता है। इसके अलावा मस्टर रोल भी इसको रखना पड़ता है। मस्टर रोल कौन रखेगा, मेंटेन करेगा? कॉन्ट्रैक्टर ही मेंटेन करेगा। मस्टर रोल क्या होता है कि वैसे लोग जो काम करते हैं उनका एक मस्टर रोल होता है, और उसी में मतलब लिखा जाता है कि आज ये गए काम पे, आज इतने लोग काम पे गए, आज ये नहीं गया, ये ऐसे मस्टर रोल होता है, ठीक है। एक रजिस्टर होता है जिसमें कितने लेबर काम करते हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ऑफ पे हैं, ड्यूटी पे हैं, क्या है, सब लिखा जाता है। इसके अलावा वेजेज रजिस्टर, कितनी सैलरी दी गई, डिडक्शन रजिस्टर, क्या क्या उसने मतलब थोड़ा फोड़ा, उसके लिए डिडक्शन, उसको कुछ पनिशमेंट, फाइन वगैरह लगाया गया है क्या, तो डिडक्शन रजिस्टर भी रखा जाता है। ओवर टाइम रजिस्टर, अगर मान लो काम से ज़्यादा काम करता है, अगर मान लो वर्किंग आवर है 8 घंटे का लेकिन वो 10 घंटे काम करता है, तो 2 घंटे ओवर टाइम किया उसने तो इसकी पैसा भी मिलता है, उसको ओवर टाइम रजिस्टर भी रखा जाता है। ये भी मेंटेन करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर को अंडर रूल 79 ऑफ दिस एक्ट, याद कर लेना। रूल 79 के तहत ये सारी चीजें रखनी पड़ती है। इसके अलावा रूल 80 क्या कहता है? रूल 80 कहता है कि इसको, इस पार्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो डिस्प्ले करना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एक्ट, मतलब इस एक्ट का संक्षेप में एक पूरा, मतलब संक्षेप में एक पेज पे बना के कि भाई क्या क्या है इस एक्ट में, एब्स्ट्रैक्ट, इसका संक्षेपण में इस एक्ट का बना के हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, या फिर मेजोरिटी ऑफ लेबर, मान लो कि इसके पास जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर हैं मेजोरिटी मान लो इसमें जानते हैं गुजराती,
या फिर मान लो मराठी जानते हैं, तो इनको क्या है, इसको बेसिकली मराठी या गुजराती में भी रखना पड़ेगा, पर मेजोरिटी जो है कॉन्टेक्चुअल लेवल वो फॉलो करती है रीजनल लैंग्वेज। तो ठीक है, ये हो गया आपका रूल 80। ठीक है, इसके अलावा रूल 80 में ही बोला गया है कि नोटिस भी इसको सर्व करना पड़ेगा, नोटिस भी सर्व करना पड़ेगा रिगार्डिंग ये नोटिस बोर्ड टाइप का एक रखता है कॉन्ट्रैक्टर जनरली, उसमें रेट ऑफ वेजेस, एक कितना काम करोगे तो कितना पैसा मिलेगा, कितना घंटे काम करना पड़ेगा, वेज पीरियड ये भी, और डेट ऑफ पेमेंट, ये सब पहले से ही बता दिया जाता है। इसके अलावा सेक्शन 22 क्या कहता है, सेक्शन 22 इस एक्ट का कहता है कि अगर कोई भी जो है कॉन्ट्रैक्टर या एम्प्लॉयर गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर को अगर ये आता है इंस्पेक्ट करने और उसको ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो इसके काम में ऑब्स्ट्रक्शन लाता है, बाधा लाता है, या फिर इसको जो ये रजिस्टर मांगता है कि भाई लाओ दिखाओ ये रजिस्टर तुमने मेंटेन किया है कि नहीं, अगर ये रजिस्टर नहीं देता है तो उस केस में 3 महीने का जेल हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर को या एम्प्लॉयर को, या फिर 500 रुपये जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अब देखो ये 500 रुपये अभी के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, लेकिन 1970 के हिसाब से ठीक ठाक अमाउंट था ये, अब ये इसमें अमेंडमेंट चाहिए। एनीवे सेक्शन 22 भी ही जो है इस एक्ट का ये कहता है कि अगर वायलेशन होता है किसी भी प्रोविजन का, इस एक्ट का, इस पर्टिकुलर एक्ट का किसी भी जो प्रावधान है, प्रोविजन है उसका, अगर वायलेशन कोई भी करता है कॉन्ट्रैक्टर या फिर एम्प्लॉयर, तो उसको 3 महीने का जेल होगा और साथ में 1000 का फाइन भी होगा। ठीक है, यही सब है इसमें, दैट्स ऑल। इस एक्ट में इतना ही है। और ईपीएफओ में अगर कुछ ज़्यादातर पूछेगा तो छोटा मोटा सवाल इसी से पूछ सकता है। ठीक है, इस एक्ट को एक बार मतलब 1-2 बार देख लेना जरूर, बिकॉज जितने भी मैं 10-12 एक्ट कवर करूंगा वो 10 के 12 एक्ट सारे इंपॉर्टेंट होंगे। हो सकता है कि एक क्वेश्चन आ जाए आपके ईपीएफओ एग्जाम में, अगर 5 क्वेश्चन भी इस 12 एक्ट से आ जाए तो बहुत है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो पसंद आई शेयर करना दोस्तों को और सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।